हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो है हमारे क्लास 12th के अकाउंटेंसी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रॉपर रिवीजन अपने एक बहुत ही आसान से छोटे से प्यारे से पार्टनरशिप के आखिरी चैप्टर का, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पर लगातार वीडियोस आ रही हैं और आती भी रहेंगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाइयों बहनों, देरी किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाए और बोर्ड्स में सबके अच्छे मार्क्स आएँ। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका क्या मतलब है? तो देखो जी, सबसे पहले तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अब डिसॉल्व हो गई है, यानी कि अब उसका बिजनेस जो है वो बंद हो गया है और पार्टनर्स का जो आपस में रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है। तो इसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो होता है कि कोई चीज़ ख़त्म हुई और एक नई चीज़ ने जन्म ले लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीज़ जन्म लेती ही नहीं है। यहाँ पर सिंपली पुरानी चीज़ ख़त्म हो जाती है, बिजनेस ओवर हो जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। अब जब बिजनेस बंद हो जाता है तब हमें इस चैप्टर में अकाउंटिंग पढ़नी है, लेकिन उस अकाउंटिंग से पहले हमारे एग्जाम में थ्योरी भी पूछ लेता है, तो आप इसको इग्नोर मत करना, ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आप नोट्स के स्क्रीनशॉट लेते रहना टाइम टू टाइम, अगर आपके पास ये वाले नोट्स नहीं हैं तो। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको कि क्वेश्चन हमसे पूछता है कि डिसोल्यूशन फर्म का कैसे कैसे हो सकता है, इसके तरीके क्या हैं, यानी कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो देखो, अलग अलग तरीके हैं। नंबर 1, म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि 3-4 पार्टनर्स हैं और आपस में सबने सुइच्छा से वॉलंटरी कहा कि चलो यार बिजनेस बंद कर लेते हैं, तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ये है वॉलंटरी डिसोल्यूशन। दूसरा होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी का मतलब अपने आप होना ही होना है। अब कैसे? मान लो फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, अब 3 में से 2 पार्टनर्स क्या हो गए, या तो इंसॉल्वेंट हो गए, या फर्म में 3 पार्टनर्स हैं और तीनों के तीनों ही क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब बैंकरप्ट हो गए। तो अगर ऐसी कोई फर्म है जिसमें सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या एक को छोड़कर बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए, तो फिर वो फर्म किस बात की बची? वो तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया कंपलसरी डिसोल्यूशन का एक एग्जाम्पल। इसी तरह कभी कभी डिसोल्यूशन कोर्ट भी करती है। कोर्ट का मतलब होता है मतलब अदालत, सिंपल भाषा में कानून। तो कानून कब कब फर्म को डिसॉल्व कर सकती है? तो वैसे तो देखो, कोर्ट की अपनी मर्जी है, कोर्ट को किसी भी केस में लगता है कि भाई इस फर्म को अगर बंद करना है तो कर सकती है, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मान लो कोई पार्टनर पागल हो गया, तो फर्म को लगा या कोर्ट को लगा कि ये फर्म तो अब ख़त्म करने के लिए लायक है, तो फिर फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल। मान लो कोई पार्टनर है वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, यानी अब वो किसी भी काम को करने के लिए सक्षम नहीं है, तो कोर्ट को लगेगा कि ठीक है यार, ये पार्टनर अब खराब है, बेकार हो गया, काम नहीं कर सकता, तो इस फर्म को डिसॉल्व कर दो, कोर्ट की मर्जी। तीसरा एग्जाम्पल, पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मान लो किसी फर्म का पार्टनर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था या जेल हो गई या कुछ भी, वॉटएवर, मिसकंडक्ट में वो गिल्टी पाया गया, तो कोर्ट को लगेगा कि चलो यार इस फर्म को बंद कर दो। तो मतलब कोर्ट को जब भी लगेगा तो वो भी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। चौथा तरीका होता है बाय नोटिस। अब पार्टनरशिप एट विल जो होती है, जो अपनी स्वेच्छा से पार्टनरशिप चल रही होती है, उसके केस में भी पार्टनर नोटिस देकर क्या कर सकता है, फर्म को डिसॉल्व कर सकता है कि भाई नोटिस दिया कि अब से ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो डिसॉल्व हो जाएगी। फिफ्थ, बाय हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। अब वो कुछ भी हो सकता है। हमने एक मनगढ़ंत एग्जाम्पल लिया कि मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हुई तो हम ये फर्म डिसॉल्व कर देंगे, और भगवान ना करे किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई, तो जैसे ही वो इवेंट घटित हुआ जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, तो फिर फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो ये भी एक तरीका होता है फर्म के डिसॉल्व होने का, है ना। तो थ्योरी के लिए आपको 5 तरीके पता होने चाहिए। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर में जो हमेशा आपको याद रखना है, वो है सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो डिसोल्यूशन के अंदर ही सबसे ज़्यादा कारगर और काम में आता है। क्या है ये? देखो, इसमें 2 टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सिंपल भाषा में कि जो लॉसेज होते हैं
उसकी भरपाई कहाँ से होगी, है ना, क्योंकि फर्म तो बंद हो गई। तो इसका सबसे पहला होता है तरीका, फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब मान लो फर्म के पास कुछ पुराने प्रॉफिट्स रखे हैं, तो उन पुराने प्रॉफिट्स में से लॉस की भरपाई हो जाएगी। लेकिन सर अगर पैसे कम पड़ गए तो सेकेंडली पेड आउट ऑफ कैपिटल। फिर अगर पैसे कम पड़ गए तो पार्टनर्स की कैपिटल से पे किया जाएगा फिर। और सर अगर फिर भी पैसे कम बच गए तो थर्डली या लास्टली बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर फिर भी पैसे कम पड़ गए तो हम पार्टनर्स के मतलब एक तरह से पर्सनल कैपेसिटी से वो लेकर आएंगे अपने घर से वो पैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये ऑर्डर याद रखना है हमें कि सबसे पहले प्रॉफिट से, फिर कैपिटल से, और फिर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है बी पॉइंट, इसको बोलते हैं सेक्शन 48 में, कि जब हम एसेट्स को बेचते हैं, बिजनेस बंद हो गया, तो उसके पैसे हम किस ऑर्डर में अप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये ऑर्डर हमको बिल्कुल अच्छे से लर्न रखना है। तो सबसे पहला तो होता है इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस बंद होने पर अपने एसेट्स को बेचते हैं तो उसमें भी कुछ खर्चे हो जाते हैं ऑब्वियसली, तो उन खर्चों को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करना है। उसके बाद नंबर 2 आउटसाइड लायबिलिटी, लेकिन कौन सी वाली, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड कौन सी होती है कि मान लो आपने किसी से लोन लिया और बदले में उसने आपके किसी एसेट के बदले में सिक्योरिटी रख ली, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी, तो वो सिक्योर्ड लोन है। तो नंबर 2 पर हम उसको पे करते हैं। नंबर 3 पर हम आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं, कोई अनसिक्योर्ड, जनरली आमतौर पर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब। नंबर 4 पर हम पार्टनर के लोन को पे करते हैं। अब कोई भी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो फिर उसका पैसा हमें नंबर 4 पर रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 5 पर नाम आता है पार्टनर्स की कैपिटल का, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल के पैसे वापस करने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट में नंबर 6 में जो भी बच गया रेसिडुअल, वो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको दे देते हैं। अब इसमें याद रखना है कि पार्टनर का लोन है नंबर 4 पर, लेकिन अगर पार्टनर की पत्नी का लोन, पार्टनर के बेटे का लोन, पार्टनर के ताऊ का लोन, यानी पार्टनर के किसी भी रिलेटिव का लोन है, तो वो एक आउटसाइड लायबिलिटी है, तो वो नंबर 2 या नंबर 3 में आएगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इस ऑर्डर में ही हम अपने एसेट्स को सेटल करते हैं या पैसे को सेटल करते हैं, देते हैं सेक्शन 48 के अनुसार। चलो फिर आता है जी सेक्शन 49। ये छोटा सा सेक्शन होता है जो सिर्फ ये बताता है कि 2 तरह के डेट होते हैं। कौन कौन से सर? एक है फर्म्स डेट, एक है प्राइवेट डेट। फर्म्स डेट का मतलब जो फर्म की लायबिलिटी है, और प्राइवेट डेट का मतलब जो पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी है। अब मुझे अपने घर का बिजली का बिल पे करना है, वो मेरी पर्सनल डेट है, प्राइवेट डेट है। लेकिन मुझे अपने फर्म का बिजली का बिल पे करना है, ये हमारा फर्म का डेट है। तो फर्म मतलब बिजनेस, प्राइवेट मतलब पर्सनल, पार्टनर। अब रूल बड़ा सिंपल है, हिंदी में भी लिखा है हमने कि फर्म की प्रॉपर्टी जो होती है वो पहले फर्म के डेट पे करने में यूज़ होगी और उसके बाद पार्टनर के डेट पे करने में। लेकिन जो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो पहले पार्टनर की पर्सनल डेट पे करने में यूज़ होगी और बाद में फर्म के डेट पे करने में यूज़ होगी। तो इसको हमने एक सिंपल सीधा हिंदी की भाषा में ऐसे लिख लिया कि जिसकी प्रॉपर्टी उसका डेट पहले पे होगा। तो अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो पहले फर्म डेट का पे करेंगे, और अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी है तो पहले पार्टनर का डेट पे करेंगे। तो ये होता है हमारा सेक्शन 49। ये भी हमको थ्योरी के लिए याद रखना है। चलो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम पर, यानी कि डिसोल्यूशन का जब क्वेश्चन आता है, या डिसोल्यूशन चैप्टर में अपने माइंड में अपने को एक स्टेप्स फॉलो करके रखने, ताकि डिसोल्यूशन का कैसा भी क्वेश्चन है तो हम कर पाएँ। अब देखो डिसोल्यूशन जब होता है, बिजनेस बंद होता है, तो क्या माइंड में आप अपने स्टेप्स फॉलो करना। देखो सबसे पहले तो वो होता है कि जो बिजनेस की बुक्स हैं, यानी मेनली बैलेंस शीट, हमें उसको क्लोज करना होता है। क्लोज करने का मतलब है कि बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स लिखे हैं आपको उसको वहाँ से उठाकर कहीं ना कहीं पोस्ट करना है ना। तो ये स्टेप 1 हो गया। फिर उसके बाद जब स्टेप 2 हम बात करते हैं, उसमें हम अपने जितने भी एसेट्स होते हैं उनको बेच देते हैं। अब या तो बेच देंगे या कोई पार्टनर बोलेगा मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, तो ये कहानी होती है। फिर हम जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज़, स्टेप 3 में उनको पे कर देते हैं, या फिर पार्टनर बोलेगा मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। ये मेन काम हो गया। स्टेप 4 में फिर हम इस पूरे प्रक्रिया में रियलाइजेशन करते समय जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो निकालते हैं, और फिर उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
उसके बाद हम पार्टनर के कैपिटल्स को भी क्लोज कर देते हैं और जो भी बैलेंस बचता है, चाहे इधर बचे चाहे इधर बचे, उसको हम पार्टनर को या तो कैश पे कर देते हैं या उससे कैश मंगवा लेते हैं। और फिर फाइनली जब कैश अकाउंट बनता है सारी पोस्टिंग्स के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली टैली कर जाते हैं ताकि बिजनेस की बुक्स क्लोज हो जाती हैं, है ना। तो ये प्रोसेस होता है। अब इसी के अंदर सारी अकाउंटिंग कैसे चलेगी उसको ओवरव्यू लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो याद रखना। देखो, बैलेंस शीट से सारे एसेट्स को हम निकालते हैं और उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर डालते हैं। तो हमारी एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे के सारे एसेट्स। लेकिन कैश बैलेंस को, बैंक बैलेंस को और फिक्टिशियस एसेट को, इन तीनों को ट्रांसफ़र नहीं करते हम रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस को कैश या बैंक अकाउंट में डाल देते हैं और फिक्टिशियस एसेट को पार्टनर कैपिटल में, है ना। तो ये याद रखना है। सेकंड, फिर हम सारी लाइबिलिटीज़ को भी क्लोज कर देते हैं जितनी भी बैलेंस शीट में होती हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो एंट्री बन गई सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन इसमें पार्टनर की कैपिटल को, फ्री रिजर्व्स को या पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल और रिजर्व वो तो जाएंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर का लोन जाता है पार्टनर के लोन अकाउंट में। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम सारे के सारे एसेट्स, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड। अब रिकॉर्डेड कौन से होते हैं? जो पहले से बैलेंस शीट में होते हैं। अनरिकॉर्डेड कौन से होते हैं? जो कभी कभी क्वेश्चन नीचे अलग से भी बता देता है। तो चाहे कैसा भी एसेट हो, अगर वो आपने बेच दिया, सोल्ड कर दिया, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर वो पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो फिर हम नीले कलर में पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल एंट्री, एसेट्स चले गए। फिर लाइबिलिटीज़ को हम, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड, उन्हें पे कर देते हैं या टेक ओवर कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज़ के ख़त्म होते ही रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और अगर पे कर दिया तो टू कैश या बैंक, और पार्टनर ने टेक ओवर करा तो टू पार्टनर कैपिटल। सिंपल। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियलाइजेशन का एक्सपेंस, जिसका कॉन्सेप्ट वैसे तो रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस जो हमने चेंज इन पीएसआर में डिस्कस करा था सेम होता है अकाउंटिंग के नज़रिए से, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कॉन्सेप्ट, बड़े ध्यान से सुनना। ये बक्सा स्क्रीनशॉट ले लो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कौन बॉर्न कर रहा है, इससे पता चलता है कि डेबिट किसे करें, और कौन पे कर रहा है, इससे पता चलता है क्रेडिट किसे करें। बॉर्न मतलब डेबिट, पे मतलब क्रेडिट। अब बड़ा सिंपल है, अकाउंट का नाम याद रखना है। अगर फर्म बॉर्न कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा हो गया। और अगर पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट, क्योंकि पार्टनर की फिर लाइबिलिटी हो रही है। तो जो भी बॉर्न करेगा वो डेबिट। अच्छा, पे कौन कर रहा है? अगर फर्म पे कर रही है तो क्रेडिट कैश को कर देंगे, लेकिन अगर पार्टनर पे कर रहा है तो क्रेडिट पार्टनर को कर देंगे। तो इसका मतलब पे करने से आपको क्रेडिट एस्पेक्ट पता लग जाता है, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, या बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, है ना। तो वो हम चारों की एंट्री अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे लिखा है बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर, तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अगर लिखा है बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर या पेड बाय फर्म, तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर लिखा है बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश। और अगर लिखा है बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, तो लॉजिकली एंट्री तो बनी पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, तो वो नलीफाई हो जाएगी, तो नो एंट्री। अच्छा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कभी कभी हम किसी पार्टनर को बोलते हैं कि भाई तुम रियलाइजेशन का काम करो, सारी जिम्मेदारी तुम उठाओ रियलाइजेशन की, और बदले में हम तुम्हें एक फिक्स्ड कमीशन या फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दे देंगे। तो इसकी आपको एडिशनल एंट्री करनी पड़ती है, मतलब इसकी एक एंट्री और करनी पड़ती है, वो होती है रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ये एडिशनल है, अगर क्वेश्चन में होगा तो करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक ट्रिक पॉइंट होता है, वो एग्जाम के लिए नोट कर लो। देखो इसमें क्या ट्रिक पॉइंट होता है, कभी कभी ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी, फर्म एग्री टू पे फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000 टू ए। यहाँ तक तो सब नॉर्मल है। ब्रैकेट में लिख देगा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और फिर आगे दे रखा होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5500 पेड बाय फर्म। अब इस लाल कलर में जो इंग्लिश लिखी है ना, इसका मतलब ये है
कि अगर फर्म ने ए पार्टनर की ड्यूटी लगाई और उसको बोला कि तुम्हें हम 10,000 रुपये फिक्स्ड कमीशन देंगे, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, इसका मतलब है कि अब जो भी खर्चा होगा रियलाइजेशन का वो बॉर्न तुम करोगे। तो ये मीनिंग होता है इस ब्रैकेट वाले इंग्लिश का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 5500 के जो एक्सपेंसेस हैं उसको बॉर्न कौन करेगा, एक तरह से पार्टनर। और बाद में लिखा है 5500 के एक्सपेंसेस के बारे में पेड बाय फर्म, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी एंट्री बना लेंगे 5500 के लिए, क्योंकि पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और फर्म पे कर रही है तो टू कैश अकाउंट, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट होता है। बाकी जो हम उसको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 10,000, उसकी तो एंट्री होगी ही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो मतलब ध्यान रखना है क्वेश्चन में लैंग्वेज के हिसाब से एंट्री बने इस बात का, ठीक है ना। और आप इन दोनों एंट्रियों को मर्ज करके एक एंट्री भी कर सकते हो, रियलाइजेशन डेबिट टू ए टू कैश, है ना, वो आपकी चॉइस है। चलो अब चलते हैं स्पेशल पॉइंट्स पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहले इसमें आता है एग्जिस्टिंग गुडविल को लेकर एक पॉइंट। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर आपको कभी कभी गुडविल दे रखी होगी, तो बाकी चैप्टरों में तो हम उसको राइट ऑफ करते थे, लेकिन देखो इस चैप्टर में याद रखना है, इस चैप्टर में गुडविल जो होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब हम उसको मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब एसेट की तरह ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। तो ये बात स्पेशल ध्यान रखनी है। सेकेंड है, कभी कभी हम कोई एसेट चाहे रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड अपनी किसी आउटसाइड लाइबिलिटी को दे देते हैं। लेट्स से क्रेडिटर है और हमने उसको बोला कि हम तुम्हें अपनी मशीन या फर्नीचर दे देते हैं, तो इस केस में अकाउंटिंग के नज़रिए से कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो इस चीज़ की कोई एंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, अब क्वेश्चन कभी कभी ये नहीं बताता कि हमने एसेट जो बेचा वो कितने का बेचा। तो अगर क्वेश्चन ये ना बताए कि एसेट आपने कितने का बेचा है, तो ध्यान रखना जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं लाइक मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सबको फिर हम बैलेंस शीट में दी हुई बुक वैल्यू पर ही मान लेंगे कि बेच दिया। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं लाइक गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इनको माना जाता है कि ये नहीं बिकते, तो इसीलिए इनकी सेल वैल्यू 0 माननी है आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसी तरह अगर क्वेश्चन नहीं बताता कि आउटसाइड लाइबिलिटी को आपने क्या पे करा, तो फिर हम मानते हैं कि हमने उनको बुक वैल्यू ही पे करी होगी। ये बात आपको अपने आप इसमें ध्यान रखनी होती है, सबसे बड़ा पॉइंट है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है, तो वो भी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर बना रखी है, आप याद रखो। पार्टनर के रिलेटिव का लोन वो एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटी हैं, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी, अनअर्न्ड इनकम ये भी, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ मानी जाती हैं। इसके अलावा कुछ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो नहीं हैं वो भी पता होनी चाहिए, लाइक फ्री रिजर्व वो नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो नहीं है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो नहीं है, पार्टनर का लोन या पार्टनर की कैपिटल वो भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है वो देखिए बड़े ध्यान से। इस चैप्टर में हो सकता है हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड हो, मान लेते हैं 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट साइड पे जैसे आप होते हुए देख रहे हो। अब इसकी एंट्री तो बन गई IFF अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बाकी इसमें कोई भी केसेस नहीं होता इन्वेस्टमेंट को लेकर वैल्यू बढ़ना घटना, क्योंकि बिजनेस बंद हो चुका है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी क्लोज हो जाएगी। तो सिंपल आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है और आपका काम खत्म हो गया ट्रीटमेंट। इसी तरह दूसरा देखिए जी, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए ध्यान से देखना। मान लेते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है आपके पास 10,000 रुपये का। अब पहला केस, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो बहुत सिंपल है, हम इस 10,000 रुपये को पार्टनर के कैपिटल्स में जो भी उनका रेशियो है उसमें बांट देंगे। तो आप सॉल्यूशन में देखेंगे बाय WCR पार्टनर की कैपिटल में 10,000 रुपये चले गए। सेकेंड केस, हो सकता है पार्टनर 4,000 रुपये लाइबिलिटी के क्लेम करे, तो उस केस में आपको क्या करना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी लिखनी है 4,000 और पार्टनर्स को सिर्फ 6,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर कैपिटल में आप देखो बाय WCR लिखा है, A को 3, B को 3, यानी पार्टनर्स को सिर्फ 6,000 रुपये ही मिलेंगे।
अब जो वर्कर क्लेम करता है, जैसे उसने 4,000 रुपये का आपसे क्लेम मांगा, वो क्लेम आपको पे भी करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट करके 4,000 की पेमेंट भी ज़रूर करोगे। अब थर्ड आता है सबसे स्पेशल केस, तो कृपया ध्यान से देखना जितने भी चीते और चीतियाँ हैं, ताकि ये गलती ना हो। एग्ज़ाम में ये पॉइंट ज़रूर आएगा कि ये तो एंट्रीज़ हो गई, वो तो चलो ठीक है सिंपल, लेकिन थर्ड केस है, अब वर्कर की कॉम्पनसेशन लायबिलिटी है 12,000, जबकि रिजर्व था हमारे पास मात्र 10,000 का। तो यहाँ पर देखो, पार्टनर को हम पे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो पार्टनर कैपिटल तो खाली, लेकिन अब इसको डील कैसे करना है। जब हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे तो लिखेंगे सिर्फ 10,000, क्योंकि हमारे पास फंड सिर्फ 10,000 का ही था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पेमेंट लिखेंगे तो क्लेम क्योंकि वर्कर ने 12,000 का मांगा है, तो आपको जब पेमेंट करनी होगी तो वो आप देखो पूरे 12,000 की ही करनी होगी। तो टू कैश में यहाँ पर आपको लिखना है 12,000। तो ध्यान रख लो, इसको देख लो। क्रेडिट साइड पर आपको लिखना है बाय WCL सिर्फ 10,000 जितना फंड था, लेकिन जब पेमेंट करके लिखोगे टू कैश तो लिखोगे पूरे 12,000 जितना क्लेम मांगा गया था। तो ये स्पेशल केस 3 का भी ट्रीटमेंट याद रखना है, ठीक है। इसकी एंट्री होगी WCR डेबिट, फिर रियलाइजेशन डेबिट टू WCL, फिर WCL टू रियलाइजेशन, ऐसे भी कर सकते हो, और फिर रियलाइजेशन टू कैश पेमेंट करने की। चलो, उसके बाद होता है नंबर 7। ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, पार्टनर के लोन को कैसे डील करना है। अब देखो, बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन दे रखा है, मान लो 10,000। इसका मतलब है आपको पार्टनर को 10,000 रुपये देने हैं। अब जिस भी पार्टनर का लोन होता है, हम उसके कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। अगर हाँ, तो फिर हम उसके लोन को डायरेक्टली पे ऑफ कर देते हैं। तो एंट्री बन गई एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने उसको पैसे दे दिए, लायबिलिटी खत्म। लेकिन सेकंड केस जो है वो ध्यान से देखना। अच्छा, कई बच्चों को यही नहीं पता होता सर क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है। तो भाइयों, जब इधर बचता है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो अगर क्रेडिट बैलेंस बचेगा तो फिर हम पार्टनर के लोन को डायरेक्टली पे कर देंगे, जिसकी पोस्टिंग भी आपको ऊपर छोटे छोटे 2 डब्बों में नज़र आ रही होगी। ए लोन में डेबिट साइड लिखा है टू बैंक और बैंक में क्रेडिट साइड लिखा है बाय ए लोन। लेकिन अब सेकंड केस ध्यान से देखना, अपने बाज की तरह निगाहों को चौड़ा कर लो। अगर ए का कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस मान लो शो कर रहा है, उसमें 2 केसेस हो सकते हैं। मान लो पार्टनर का डेबिट बैलेंस बच रहा है 6,000, या मान लो उस वाले केस में पार्टनर का डेबिट बैलेंस बच रहा है 16,000। डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि हमें ना पार्टनर से पैसा लेना है। अब यहाँ एक क्लाइमैक्स बन रहा है क्या, कि पार्टनर को हमें 10,000 के लोन के पैसे देने भी थे और पार्टनर से यहाँ पर हमें पैसे लेने भी हैं। तो हम क्या करते हैं, आपस में थोड़ा सा सेट ऑफ कर देते हैं। अगर मैं पहले केस की बात करूँ तो 10,000 रुपये उसको लोन के देने थे और 6,000 हमें उससे लेना है, तो हम उसको खाली 4,000 की पेमेंट कर देंगे। तो एक एंट्री ऐसे बन जाएगी, सिंपल बात करें तो, ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक पे करने की, और फिर उससे लेने की बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। लेकिन हम दोनों को मर्ज करके एक ही एंट्री बना सकते हैं, ए लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए कैपिटल 6,000 टू बैंक 4,000। तो हमें पेमेंट सिर्फ 4,000 की ही करनी है। और इसकी पोस्टिंग अगर आपको दिखाऊं तो ए लोन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैंक 4,000 और टू ए कैपिटल 6,000, और ए के कैपिटल में क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय ए लोन। मतलब पोस्टिंग आप एंट्री के हिसाब से करोगे, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही आप दूसरा केस भी देख लो। अब दूसरे केस में तो हमें पार्टनर का डेबिट बैलेंस बच रहा था 16,000 और पे करने थे 10,000। तो इस बार तो हम पार्टनर से 6,000 ले लेंगे, बाकी अलग अलग एंट्री करें। लोन पे करने की तो ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 और पैसे लेने की बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 16,000। लेकिन हम दोनों को मर्ज करके एक एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट ए लोन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। फिर अकॉर्डिंगली इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, ए लोन अकाउंट में डेबिट में लिख लेंगे टू ए कैपिटल और ए कैपिटल में क्रेडिट में लिख लेंगे बाय बैंक 6,000 और बाय ए लोन 10,000। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस बच रहा है और उसका लोन भी है, तो मतलब आपको आपस में सेट ऑफ करना है, ये मेन चीज़ है ना। तो ये स्पेशल पॉइंट इसमें ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें होता है जो सिर्फ पता होना चाहिए, बाय चांस 1 नंबर में इसकी एप्लीकेशन आ जाए। कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही नहीं दी होगी या इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा पैराग्राफिक फॉर्म में दे रखी होगी, तो हम क्या करते हैं, उस पैराग्राफिक फॉर्म वाली इन्फॉर्मेशन से एक छोटी सी बैलेंस शीट खुद बना लेते हैं।
पार्टनर के कैपिटल लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ जो दे रखी हैं वो लिखते हैं, और जो भी कुछ दे रखा है, कैश अगर दे रखा है बैलेंस, वो लिखते हैं। तो जनरली इसमें एक बैलेंसिंग फिगर हमारी एसेट साइड पर बचती है, जिसको हम बोल देते हैं सन्ड्री एसेट्स। और उसके बाद फिर क्वेश्चन को नॉर्मली प्रोसीड कर लेते हैं, जो भी उसने बोला वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, कभी कभी बैलेंस शीट ना दी हो तब हम बैलेंस शीट को खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट थे डिसोल्यूशन के। अब आपको फटाफट से लेटेस्ट वाली बुक से कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा देता हूँ, अगर आपके पास है बुक तो कौन से क्वेश्चन आप कर लेना, ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाए। तो इसमें आप मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 23, और इसी ऑर्डर में शुरू करना क्वेश्चंस। आप पहले लेजर की प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन नंबर 23 है इस साल की एडिशन का, ये आप मार्क कर लो। बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको लेजर बनाने की प्रक्रिया और प्रोसेस समझ आ जाएगा, और स्टेप्स समझ आ जाएंगे कि कैसे स्टेप्स लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये मार्क कर लो। सर ये आपने क्या खिचड़ी पका रखी है? ये भाई ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम क्लास में, जब आपने पढ़ा होगा मेरे साथ तो पता ही होगा, है ना, बैलेंस शीट खाली करने का तरीका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इस पर आप एक स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए इसको ज़रूर मार्क करके रखें। इसमें भी आपको लेजर बनाने, प्रैक्टिस हो जाएगी पूरे स्टेप्स की। देन क्वेश्चन नंबर 28, इस पर भी स्टार मार्क कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इसमें भी पूरे स्टेप्स बनाने हैं प्रॉपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, अगेन नॉर्मल एक क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस के लिए मार्क कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको 100% जो करना ही करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 34, है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, और इसमें पार्टनर का लोन अकाउंट भी आपको बनाना है, तो वो लोन वाला कॉन्सेप्ट इसमें बड़ा अच्छा कवर होगा, जो आपने अभी अभी पढ़ा था ना। तो इसमें पार्टनर का लोन भी था, और उसका देखो डेबिट बैलेंस बच रहा था, बड़ा ही क्लासिक क्वेश्चन बन गया, वही वाला जो आप अभी अभी स्पेशल कॉन्सेप्ट में समझ के आए, है ना। तो ये करना है। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अलग से बता देता हूँ कैसे करने। एक है क्वेश्चन नंबर 38, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये करना है। इसमें आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को दिया है, वो कवर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43, ये भी आप मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें खाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। देन उसके बाद आपको जर्नल एंट्री वाले जो क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए आप मार्क कर सकते हो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इसको अच्छे से करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे हैं एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन भी जर्नल एंट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 14, इस पे आप स्टार लगा लो, ये भी एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन इस तरह का, जर्नल एंट्री करने का क्वेश्चन होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 भी आप मार्क कर सकते हो, ये कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है, इससे आपको कंप्लीट मतलब लेजर की प्रैक्टिस, अलग अलग छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पार्टनर का लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना, वो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस भी अगर आप करते हो तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा पूरे चैप्टर का। तो आई होप आपको इस वीडियो से पूरा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए होंगे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक कमेंट करके मुझे बताना कि यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है और तैयारी कैसी चल रही है। ध्यान रहें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।